सबसे पहले तो आप सभी से मैं ये कहना चाहूँगा कि जितना प्यार आप लोगों ने पहले पॉडकास्ट को दिया है, उसके लिए हम सदैव आप सब लोगों के ऋणी रहेंगे। उसमें काफ़ी ऐसे विषयों पर बात हुई है जो शायद आप एक साथ में इतना लंबा पॉडकास्ट नहीं देख सकते। हम उस पूरे पॉडकास्ट के कुछ अंश छोटी क्लिप्स में भी शेयर कर रहे हैं, तो आप भी मेरी तरह कॉफ़ी पीते पीते, चाय पीते पीते इस अंश को देख सकते हैं और जान सकते हैं हमारी संस्कृति को, हमारे कल्चर को। तो देखिए और बताइए हमें कैसे लग रहे हैं आपको ये हमारे पॉडकास्ट के अंश। धन्यवाद। ये चारणी शैली एक जो कही जाती है, हमें आज के युवाओं को, जैसे मैं हूँ, थोड़ी बहुत रुचि रखता हूँ और कुछ सवाल मैं ऐसे भी पूछूंगा आपसे कि आपको लगेंगे ये क्या पूछ रहा है, लेकिन मैं सामान्य जो भी हमारे कॉमन लोग यहाँ पे देखे, जो मेरे जैसे हैं, जिन्हें ज़्यादा कुछ पता नहीं चल रहा है साहित्य में, उनके सवाल भी मैं आपसे पूछूंगा ताकि उनको छोटी से छोटी बात का मतलब पता चले। तो चारणी शैली क्या होती है? हमने तो आज तक जो युवा वर्ग है उन्होंने सिर्फ ये छपाकरे बोलते हैं हमारे वहाँ पे, वो ही ज़्यादातर सुने हैं। चारणी, उनको विरासत में जो बातें होती है बड़े होते होते उनको पता होगा, लेकिन जो इतर ज्ञाति के युवा वर्ग है उनके मंतव्य से चारणी शैली मतलब वो छपाकरे और वही चीज़ें, कुछ सीमित उनकी सोच हो गई है। तो हकीकत में ये चारणी शैली क्या है, उसके बारे में आप थोड़ा बताएं। बहुत ही अच्छी बात पूछी आपने। देखो, चारण जब काव्य का सर्जन करता था तो चारण कवियों में दो प्रकार के कवि रहे। एक तो राज दरबारी कवि रहे जी, और एक अपने निजी जीवन में व्यस्त रहने वाले। कोई किसान है, कोई चरवाहा है, कोई छोटा मोटा अपना काम करता है और प्रकृति के सानिध्य में रहकर कविता का सर्जन करने वाला होता था। तो राज दरबारी भी जो चारण कवि थे, आज चारणी साहित्य का पहचान बन गया है सिर्फ डायरो। गुजरात में जो डायरा है, जी जी जी, ये पहचान डायरो कितने समय से बना है? ज़्यादा से ज़्यादा 50 से 60 साल में। आधुनिकता का जो कलेवर चढ़ा है, आधुनिकता का जो रंग चढ़ा है, बहुत अच्छा है। डायरो के माध्यम से हमारी विरासत का बहुत प्रचार प्रसार हुआ है। एक से एक नए वक्ता, नए गायक हमने दिए हैं। लेकिन चारणी शैली जो है, चारणी शैली जब अपना प्रस्तुतिकरण पिछले 50-60 साल को छोड़कर उससे पहले के किसी भी चारण कवि ने संगीत के साथ प्रस्तुतिकरण नहीं दिया। अच्छा, किसी भी चारण कवि ने। ओके, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात कर रहा हूँ। ये आपके माध्यम से, संवेदना के माध्यम से, ये मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूँ। जी, संगीत विषय अलग है, चारण की शैली विषय अलग है। अच्छा, और सबसे पहले संगीत में चारणी छंदों का प्रयोजन करने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो जहाँ तक मेरी जानकारी है, स्वर्गस्थ हेमूभाई गढ़वी और एक दूसरा नाम था दादूदान खूमदान गढ़वी। आकाशवाणी राजकोट के लिए ये दोनों कलाकार गाते थे। हेमूभाई का तो एक बहुत बड़ा प्रदान रहा। जी, तो और दादूदान खूमदान वो भी इतना सुरीला गाते थे। लेकिन दादूदान खूमदान का आकस्मिक निधन हुआ, ऐसा कुछ मुझे जानने को मिला है। ज़्यादा तो उनके बारे में मेरे पास जानकारी नहीं है। लेकिन राजकोट के पास किसी खड़काना गांव के शायद वो थे, जहाँ तक मेरी जानकारी है, उनका आकस्मिक निधन हुआ। तो उनका जो रिकॉर्डिंग है वो आकाशवाणी पर बहुत कम मिलता है। और स्वर्गस्थ हेमूभाई ने तो लोक संगीत में एक महान कार्य किया और वंदनीय कार्य किया। लेकिन चारणी छंदों को ताल के साथ, संगीत के साथ पहली बार प्रस्तुतिकरण करने का श्रेय हेमूभाई को जाता है। आप पूज्य भगत बापू को सुनिए, दुलाभाई काग को। जी, जितने रिकॉर्डिंग हमारे पास निकलते हैं, मतलब जो आज हम जिन्हें सुन सकते हैं, वो उन नामों में पूज्य भगत बापू है, मेरू भाई है, हेमूभाई है। उनके बाद की तो एक पूरी पीढ़ी चली। प्रवीणदान जी, जितुदान जी, बच्चू भाई, कविदाद, भिखुदान भाई, ये सारी शैली चली। लेकिन हेमूभाई से पूर्व, हेमूभाई और दादूदान खूमदान से पूर्व किसी चारण की रिकॉर्डिंग अवेलेबल नहीं है। लेकिन आप छानबीन करके देखिए, किसी चारण ने तबले के साथ छंदियाँ सपाखरा नहीं गाया। हाँ, आज भी हम जब सुनते हैं काग बाबू की रिकॉर्डिंग, आपका जो विषय था चारण शैली का, उसके ऊपर मैं प्रकाश डाल रहा हूँ, इसलिए मैं इस विषय में आपको लेके कि चारण जब प्रस्तुतिकरण करता था
तब उसके साथ कोई संगीत के वाद्य वाले नहीं होते थे जी। क्योंकि चारण का प्रस्तुतिकरण करने का स्थान जो था वो पहले तो युद्ध भूमि थी। मध्यकालीन भारत के जितने संघर्ष हुए, जितने युद्ध हुए, वो हल्दी घाटी का युद्ध हो या जिसे गुजरात के अंदर महाभारत के युद्ध के समकक्ष देखा जाता है वो भूचर मुरी का युद्ध हो, जिसे कच्छ का कुरुक्षेत्र कहा जाता है वो झारा का युद्ध हो, ऐसी असंख्य लड़ाइयाँ ऐसी हैं कि उन लड़ाइयों में चारण कवि एक योद्धा के भांति उस सैन्य का एक घटक के रूप में साथ में खड़े रहे और वहाँ खड़े खड़े उन्होंने अपना जो सैन्य बल था, जिस राजा के साथ चारण कवि था, उस राजा के सैन्य में उत्साह भरने के लिए काव्य सर्जन किया और युद्ध भूमि में खड़े होकर उन्होंने चारण ने उनको उत्साहवर्धक छंदों का गान किया। अभी आप सहजता से कल्पना कीजिए कि जब युद्ध भूमि है, युद्ध के नगाड़े बज गए हैं, सामने सामने युद्ध के शस्त्र सज हो गए हैं, तो उस जगह पर कोई संगीत कहाँ से लाएगा, कोई गीत कैसे गा सकेगा वहाँ। इसलिए चारणी साहित्य की जो शैली है वो संपूर्ण वीर रसवर्धक शैली है।